ओके, ठीक है, सॉल्व करो और उसके बाद आपको क्रॉस चेक करना होता है कि आपका आंसर सही है या गलत है, राइट? ओके, ये क्वेश्चन आपने कर लिया था, करेक्ट? यस मैम। आंसर प्रैक्टिस में हम लोगों ने करा था ना, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, a figure show a diagrammatic view of human respiratory system. ये डायग्रामेटिक व्यू है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सबको स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? यो मैम। अब ABCD लिखा हुआ है, आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है कि चीज क्या है और मेन फंक्शन क्या है उसके, ये बताना है। यानी कि इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो जब भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर ही सॉल्व करते हैं या नीचे जाके आंसर देखने लगते हैं? ऊपर सॉल्व करते मैम हैं। ऊपर ही सॉल्व। हाँ, करेक्ट। तो ए हमारा क्या है? ट्रैकिया। हाँ, विंड या पाइप, उसके लिए ट्रैकिया वर्ड हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पर ये जो रिंग्स है ना उसको लेबल कर रखा हो, कार्टिलेजिनस रिंग। हो सकता है, पॉसिबल है। तो एक बार जब आंसर चेक करेंगे ना तब हम देख लेंगे कि क्या लिखा है ना। थोड़ी सी लेबलिंग को ध्यान से देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। बी है हमारी ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाली पार्ट, इसको अंडरलाइन कर रखा है। तो कौन सी मेम्ब्रेन है जो लंग्स को कवर करती है? प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। सी है ये इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है, वेस्कुलर, तो इनका नाम क्या है? एल्विलाई। और डी इज ये आर्क शेप क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम। ठीक है, अब देख लेते हैं। सी, ये रहा सी, एल्वुलाई, एल्वुलाई यहाँ तक तो सही है। ये थिन वॉल होते हैं, यस। यो मैम। होते वेस्कुलर बैग्स होते हैं। वेस्कुलर बैग कैसे कि अगर ये एल्वुलाई है तो इसके पास आगे, इसके ऊपर पूरी ब्लड सप्लाई की ऐसे अरेंजमेंट होती है, सारे ब्लड यस वेसल्स मैम। होते हैं। तो दीज आर द वेस्कुलर बैग ना, मतलब यस ब्लड मैम। सप्लाई होती है इनके पास। एंड दे आर यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही बात है, यो मैम। बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने आइडेंटिफाई भी सही किया कि एल्वुलाई है और उसका फंक्शन भी सही बताया, तो आंसर तो ये सही है। अब मैं आगे का पढूं या फिर इसी को आंसर मान लूं? मैम पढ़ना है आगे भी। पढ़ना है, गुड। डी, लोअर एंड ऑफ द लंग। डी हमारा लोअर एंड ऑफ द लंग तो है, लेकिन इसने सही से लेबल तो नहीं किया ना कि स्ट्रक्चर क्या है। आइडेंटिफाई करना था ना हमें तो स्ट्रक्चर। यो मैम। तो इनकरेक्ट बोल दूंगी, मैम। है ना, कि यहाँ पे अगर डायफ्राम लिखता तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है, लेकिन इसने लोअर एंड ऑफ द लंग बोल दिया। तो पहले का आंसर कि करेक्टली आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर करना था, इसे ये गलत करा इसने। मेन फंक्शन पूछ रहा है, तो डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट सही है? नो मैम। ये सही बात है कि ऐसे होता है जब इंस्पिरेशन होती है तो ये सीधा हो जाता है, ये बात तो सही है। लेकिन इसने लोअर हेड ऑफ द लंग नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में इसको डायफ्राम लिखना चाहिए था। और मेन कैरेक्टर में डायफ्राम ना भी लिखता तो भी चलता, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में लिखा नहीं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि प्रॉपरली गलत नहीं है, लेकिन प्रॉपरली करेक्ट भी नहीं है। बहुत अच्छा आंसर नहीं है ये, राइट? अगर इससे बेटर आंसर मेरे पास है तो मैं उस आंसर के साथ जाऊंगी, तो मैं इसको ऐसे हैश करके छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट, ए स्टैंड फॉर ट्रैकिया, सही बात है, ट्रैकिया है। यो मैम। लॉन्ग ट्यूब है ये, है यो मैम। सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। नो मैम। नहीं, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है ना। इनकम्प्लीट से छल्ले थे, कौन से कार्टिलेज के? कौन से वाला कार्टिलेज मिलता है यहाँ पे बेटा? नाम कराया था। इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा? हाइलिन। हाइलिन। भूल कैसे गए भी? हाइलिन कार्टिलेज, भूलना नहीं है, ओके। इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। हाँ, जो इंस्पायर एयर उसको कंडक्ट करते हैं, एक्सपायर एयर को भी कंडक्ट करते हैं। मतलब ये पैसेज है जिसके थ्रू एयर अंदर आती है, बाहर जाती है, राइट। बी स्टैंड फॉर प्लूरल मेम्ब्रेन। बी प्लूरल मेम्ब्रेन है। यो मैम। सराउंड रिब्स, ये रिब्स को सराउंड करती है? नो मैम। नहीं, देखो ये जो छल्ले से दिख रहे हैं ना तुमको बाहर को, दीज आर रिब्स। रिब्स के अंदर पड़ी है ये ग्रीन कलर की प्लूरल मेम्ब्रेन, और फिर अंदर होते हैं लंग्स। तो प्लूरल मेम्ब्रेन किसको कवर करती है? लंग्स को, रिब्स को नहीं। क्लियर? यस मैम। आपको डायग्राम में ध्यान से देखना था। तो सबसे बड़ी आंसर है हमारे पास ए। मैं
अब पीछे जाऊंगी, देखूंगी मुझे क्या ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यो मेरे यो पास मैम, है, तो मैं साइड में लिख दूंगी आंसर इज ए। अब मेरा आंसर कंप्लीट हुआ, राइट। Yo-yo, ma'am. क्लियर सबको? यो मैम, ठीक है, आगे। ये कौन से पेज नंबर का डायग्राम है, ये बताना जरा। एनसीईआरटी। Ma'am, 269. 269 है ना। उसी पेज पे ऊपर की तरफ देख, पैराग्राफ में भी लिखा होगा ये वाली लाइन, थिन वेस्कुलर बैग्स इरेगुलरली शेप्ड, देख मिला, एल्वुलाई मोटा मोटा लिखा है, उसे Yo-yo, ma'am. अंडरलाइन कर ले। और वहां पे देखो, आपको ट्रैकिया वर्ड लिखेगा, वहां पे आपको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग मिलेगा, मिला। यो मैम, इनकम्प्लीट कार्टिलेजन रिंग के ब्रैकेट में लिख ले हाइलेन कार्टिलेज, लिख ले हाइलेन कार्टिलेज। डन। डन मैम। तो ये जो था ना क्वेश्चन, सीधा एनसीईआरटी से आया हुआ था, आ सकता है तुम्हारा। ठीक है, जो आंसर था पीछे वो यहाँ लिखा भी हुआ है, नो डाउट। ओके चलो, ये क्वेश्चन, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक्स। जो लंग्स होते हैं उनमें हवा भरे हुए थैलियां होती है, द एल्वुलाई, जिन्हें हम एल्वुलाई बुलाते हैं। दे डू नॉट कोलैप्स, एल्वुलाई कभी कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होती। मतलब मैं अगर ऐसे एल्वुलाई बनाती हूँ, हम कभी ऐसे नहीं बनाते कि एल्वुलाई बिल्कुल कोलैप्स हो गई है, पीछे गई है, ऐसा कभी नहीं होता। तो द क्वेश्चन इज कि मैं चाहे जितनी मर्जी फोर्सफुली एक्सपायर कर दूं एयर, मतलब मैं जितनी मेरी सांस छोड़ दूं बाहर, पूरी जान लगा के सारी एयर बाहर निकाल दूं, फिर भी मेरी एल्वुलाई एकदम से पिचकती नहीं है, उनका एक स्ट्रक्चर बना रहता है। उसका रीजन क्या है? तो आपने थ्री इडियट्स देखी? यो मैम, तो थ्री इडियट्स के एंड में वो जब वो बेबी पैदा होता है, तो वो बेबी कैसा होता है, वो रो रहा होता है या नहीं? मैम नहीं रो रहा होता। फिर वो क्या करते हैं? मैम उसे जोर जोर से मतलब स्लैप लगाते हैं कि उसकी जो ब्रीदिंग है वो स्टार्ट हो जाए। हाँ, ऐसे क्यों करते हैं बेटा? मैम क्योंकि जो उसकी एल्वोलाई है वो अभी बंद होती है उसको, क्योंकि वो मदर की वूम में होता है, उसको ऑक्सीजन प्लेसेंटा के थ्रू मिल रही होती है, तो उस एल्वोलाई को ओपन करने के लिए वो ऐसा करते हैं। किसने दिया ये आंसर? मैम प्रीति। वेरी गुड प्रीति, शाबाश। जब तक हम सबके सब मदर की वूम में थे, हमें लंग्स तो बने, लेकिन हमारे यहाँ लंग्स पिचकुए होते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि इसको एयर का एक्सचेंज ऑफ गैस, जो मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, एयर जो अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है, वो इसके थ्रू करता ही नहीं है। मदर की वूम के अंदर हम कहाँ एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो हम कहाँ अपनी नाक से सांस ले रहे हैं? हम तो मदर से सीधा ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ रहे हैं थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एंड एम्बिलिकल कॉर्ड, ये होता है ना, प्लेसेंटा होता है, फिर एम्बिलिकल कॉर्ड होती है बच्चे की, हमारे जो नाभि होती है तुमनी, उससे अटैच होती है, ऐसे होता है। यो मैम। अब जैसे बर्थ होता है ना, तो हमारे लंग्स को फुलना होता है, ये प्रॉपर एक शेप आती है ना तुम्हारे लंग्स की, वो हमारे बर्थ के बाद आती है। तो इसको फूलने के लिए एयर इसके अंदर एंटर होनी चाहिए, राइट। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको रोना जरूरी है, क्योंकि जब वो रोएगा क्या होगा, अच्छी अमाउंट ऑफ एयर अंदर एंटर हो जाएगी, और अंदर एंटर कहाँ होगी, सारे के सारे एल्वुलाई को वो फुला देगी। ठीक है, सारे एल्वुलाई अंदर फुल जाएंगे बढ़िया से जब वो बच्चा पैदा होगा। तो ये जो एयर अंदर आती है, ये इन एल्वुलाई में जाती है और इनको फुलाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल लंग जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, अब लंग्स एक्सपेंड होगा, रिलैक्स होगा, एक्सपेंड होगा, रिलैक्स होगा। देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर जो एल्वुलाई के अंदर हमेशा रहती है, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे एल्वुलाई है ना, कुछ अमाउंट ऑफ एयर है जो हमारे पैदा होते ही इसके अंदर एंटर करी थी और हमेशा इसके अंदर रहती है। ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम नहीं आती है, इस एयर का कोई लेना देना नहीं है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, इससे हम ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू रिलीज करेंगे, नहीं। ये सिर्फ पड़ी है, और ये क्या करती है, लंग के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है, क्योंकि अगर कोलैप्स हो गया ना, उसको दोबारा से फुलाना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैलून है, जब बैलून बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, उसको फुलाने में अच्छी खासी एफर्ट लगते हैं ना, आपको बहुत यो मैम। प्रेशर डालेगी तो वो फूलेगा, राइट। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा फुला हुआ बैलून दूंगी, उसमें हवा डालनी थोड़ी इजी होगी, लेकिन जो बिल्कुल पिचका हुआ है ना, उसमें स्टार्टिंग से हवा डालनी ज्यादा मुश्किल होती है।
तो लंग हमेशा अगर पिचक जाएंगे और फिर दोबारा से एक्सपेंड करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए हमारे लंग्स हमेशा थोड़े से एक्सपेंडेड रहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा रहती है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम नहीं आती, बस पड़ी होती है स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। और वो एयर, क्योंकि मेन काम क्या है एयर का हमारे लंग्स के अंदर, मेन काम क्या है एयर का हमारे लंग्स के अंदर बेटा? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है ना, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना उससे। तो मेन काम तो ये है। लेकिन ये जो एयर है, क्या ये मेन काम कर रही है? नो मैम। नहीं ना, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा एयर। और एक्स्ट्रा एयर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेजिड्यूल। रेजिड्यूल मतलब जिसका मेन काम तो नहीं है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, लेकिन हाँ पड़ी जरूर है। तो ऐसी वॉल्यूम को अपन बुलाते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। समझ आई बात? यो मैम। कौन से पेज नंबर पे रेजिड्यूल वॉल्यूम देखो? 272। 272। वैल्यू ऑफ रेजिड्यूल वॉल्यूम इज 1100 milliliter to 1200 milliliter. 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर, दिस इज द रेजिड्यूल वॉल्यूम। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इससे एग्जैक्टली थोड़ी सी कम होती है, दैट इज 200। हाँ 1000 to 1100. 100,000 to 1100 ml है ना, दिस इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको याद करने का तरीका है कि रेजिडुअल वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सिर्फ 100 वैल्यू से कम होती है। ओके Yo ma'am. चलो आगे चलो। Yes ma'am. Residual volume is the volume of air which remain in the lung after a forceful expiration. ये enable करते हैं lungs को for continuous gases exchange, तो कि ये उसको फुला के रखते हैं ताकि gases exchange हो पाए और उसे कभी collapse नहीं होने देती, राइट? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन जब सांस अंदर भरी थी उसकी टाइम पे क्या करेक्ट इवेंट है? ठीक है, तो मेरे को बताओ इंस्पिरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होती है डायफ्राम की? नो मैम। देखो, इसने ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बोला, ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन है या नॉर्मल इंस्पिरेशन है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, जब तक इसने लिखा नहीं है ना फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तुम इसको नॉर्मल ही लोगे, समझ आई? तो अगर पूछना होता वो यहाँ लिखता, अगर फोर्सफुल नहीं है तो चीजें सिर्फ नॉर्मल है, तो ये हमेशा नॉर्मल ही रहेगा, चाहे एक्सपिरेशन हो या इंस्पिरेशन। ये बात समझ आई? Yes ma'am. मैम। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की, यानी कि सांस भरना कि निकालना? Ma'am भर. भरना नॉर्मल इंस्पिरेशन है। हाँ नॉर्मल इंस्पिरेशन है। जब नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात कर रही हूँ, ये जरा प्रोसेस कैसा होता है, एक्टिव या पैसिव? दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। बेटा अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर दिक्कत में हो, क्योंकि ये एम्स के क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हमने करा है। तो दो चीजें वर्क करती थी, कौन सी दो चीजें वर्क करती थी? इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरनल? इंटरनल। External. गुड़िया इंस्पिरेशन है ना, तो एक्सटर्नल करेगी। इंटरनल करती है जब आप फोर्सफुल प्रोसेस करते हो, ठीक है। तो आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होती है वो क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट। एक्टिव प्रोसेस है ना, तो एनर्जी लग रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो क्या होता है, जो आपका थोरेसिक रीजन होता है वो कैसे कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। कौन सी एक्सिस पे, एंटीरियर पोस्टीरियर या डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस? कैसे एक्सपेंड करता Ventral. डोर्सल वेंट्रल है? एक्सिस। वो करता है ना, तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस पे एक्सपेंड करता है। डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस एक्सपेंड, खुल जाता है छाती। लंग्स के ऊपर, छाती के ऊपर हाथ रख के सांस लो, तुम देखो कि छाती ऊपर की तरफ उठ रही है, तो वो ऊपर की तरफ उठ रही है, क्या मतलब है, आगे की साइड बॉडी की वेंट्रल, पीछे की बैकबोन इज डॉर्सल। तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस की टाइप आपके लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं। दूसरा होता है आपका डायफ्राम। डायफ्राम नॉर्मली कौन से शेप में मिलता है आपको? अर्थ शेप में। आर्क शेप में। दिस इज एन आर्क शेप। जब आप डायफ्राम के साथ क्या होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे हो जाता है, ये फ्लैट। फ्लैट। फ्लैट, है ना, फ्लैट शेप का हो जाता है। तो आपका जो लंग है वो कौन से एक्सिस में एक्सपेंड करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर।
देखो जो हमारे लंग्स थे, ये दो दो रिब्स है, इसके बीच की जो मसल्स है, ये रिब्स है ना, ये अगर मैं रिब्स बना दूं तो इसके बीच में ये जो मसल्स है, ये दोनों, दिस वुड बी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। और अगर मैं डायफ्राम की बात कर रही हूँ, तो जब डायफ्राम आर्क था और फिर उसके बाद वो फ्लैट हो गया, तो जब वो आर्क था उसके ऊपर लंग्स ऐसे पड़े थे, लेट से जब वो फ्लैट हो गया तो ज्यादा स्पेस बन गई ना लंग के पास, यो मैम। राइट। तो दिस इज हाउ द इंस्पिरेशन अकर कि इस इन दोनों चीजों की वजह से क्या हुआ, जो आपका लंग होता है, लंग के लिए वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी, तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, अंदर की तरफ इंक्रीज। इंक्रीज हुई है या वॉल्यूम में डिक्रीज? मैम जो आर्क शेप है उसमें कॉन्ट्रैक्ट इंस्पिरेशन में ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो लंग के अंदर की स्पेस है, इंक्रीज हुई या डिक्रीज, देख के बताओ। इंक्रीज। वॉल्यूम Increase. इंक्रीज। और मुझे पता है बॉयल्स लॉ कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज। Decrease. तो एयर सारी अंदर मूव कर जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हुआ है, Yo-yo, ma'am. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हुआ है, यो मैम। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुई है इंक्रीज, इंक्रीज। Increase. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा मतलब इनसाइड, पल्मोनरी प्रेशर लंग के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हुई है डिक्रीज, Decrease. या इंक्रीज लिखा गलत, यो मैम। तो करेक्ट ढूंढना था, आंसर वुड बी ए, है ना। पीछे जाओ, करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, 3 and 4 आर सही है, गॉट इट। Yo-yo, ma'am. दिस इज हाउ यू डू इट। इसको पहले यहाँ सॉल्व करना था, उसके बाद करना था इसे, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार देख लेना। आगे चले, यो मैम। करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो मैंने तुमको करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ से पढ़नी है। एक्सपिरेशन अगर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सपिरेशन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की वजह से होता है। यस मैम। हाँ, गलत स्टेटमेंट नहीं है ये कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की वजह से एक्सपिरेशन होता है। एक्सपिरेशन क्या है, ऑपोजिट ऑफ इंस्पिरेशन ना। तो अगर ये इंस्पिरेशन था नॉर्मल और यहाँ पे इसने कुछ नहीं लिखा, एक्सपिरेशन लिखा, तो मैं इसको नॉर्मली लूं या फिर फोर्स्ड लिखूं? मैम नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल लूंगी मैं इसको, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन इसी का रिवर्स होगा जो तुमने पीछे करा। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन में मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ कि ये पैसिव प्रोसेस है एक्टिव? एक्टिव। इट इज एन पैसिव प्रोसेस। Yes. इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी लगती है, ठीक है, रिलीज वो अपने आप ही हो जाती है, समझ आई। मसल रिलैक्स तो होना ही है, तो इसमें तुम्हारी एनर्जी नहीं लगेगी, ये ऑटोमेटिकली प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। ओके, सो इट इज ए पैसिव प्रोसेस, समझ आई। यो मैम। पोस्ट एक्सपिरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, नॉट ए पैसिव प्रोसेस। पोस्ट एक्सपिरेशन वो एक्टिव है, एक बार जाके आज ये देखना तो तुमको याद आएगा, हमने ये बात करी है, क्वेश्चन इसी से ही आता है और तुम ये गलत बता रहे हो, इट इज नॉट राइट, ठीक है। तो पहले अगर इंस्पिरेशन हुई तो क्या क्या चीजें कॉन्ट्रैक्ट है? डायफ्राम और डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सपिरेशन में क्या होगा, ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, रिलैक्स। कौन से पेज नंबर पे ये डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में? 71। पेज 271। वहां पे डायग्राम भी बना हुआ है, अब देख लेते हैं। एक्सपिरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, हाँ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की वजह से एक्सपिरेशन होती है, डायफ्राम की वजह से भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसने ओनली नहीं लिखा, तो टेक्निकली स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। और इंट्रा, इंट्रा मतलब इनसाइड, पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स, इनसाइड लंग्स प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये अलग No. स्टेटमेंट है, ये एक्सपिरेशन की बात नहीं कर रही है, कह रहे हैं इंस्पिरेशन के टाइम में जो लंग्स के अंदर का प्रेशर होता है, इंस्पिरेशन के टाइम में जो लंग्स के अंदर का प्रेशर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, सही बात है। Yes, यो ma'am. मैम।
वॉल्यूम अगर मोर होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है ना। ये अंदर का प्रेशर कम होता है बाहर के कंपैरिजन में, ध्यान से पढ़ना है इसको। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये सही है। इंस्पिरेशन अगर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंस्पिरेशन तब होती है एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा, लंग के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसा है। हाँ मैम। तो तुमको ना इंस्पिरेशन के अंदर ये पॉइंट लिख के रखना है, ये तभी सॉल्व होता कि इंस्पिरेशन के टाइम पे वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है। तो याद रखना इंस्पिरेशन के टाइम पे लंग्स के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होती है और प्रेशर कम होता है, राइट। तभी आप क्वेश्चन कर पाते। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, ये सही है। नो मैम। इसमें तो रिलैक्सेशन होती है ना एक्सपिरेशन में। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? जो ज्यादा सही से एक्सप्लेन्ड है वो करेक्ट आंसर है। देखो, एक्सपिरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ना इसने बताया कि वो रिलैक्स होती है तब होता है, ना इसने डायफ्राम का जिक्र किया। लेकिन बी वाले में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वर्ड यूज करा है, एकदम साइंटिफिक वर्ड यूज करा है और एकदम सही बात लिखी है। तो किस आंसर के साथ जाऊं मैं? बी ऑप्शन। हाँ, तो आंसर वुड बी, करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी बी। ठीक है, तो आपको ढूंढना है ज्यादा बेटर आंसर यो कौन सा मैम। था, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन है वो ज्यादा बेहतर है। ओके जी, आगे चलते हैं। डॉक्टर को खेलते हैं, ठीक है। एक पेशेंट आएगा, फिर पढ़ के देखते हैं कि उस पेशेंट को क्या हुआ है। ऑलराइट, स्टार्ट करें। यो मैम। यो मैम। तो मुझे कोई पहला बच्चा रीड करके बताओ, फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है पेशेंट। हाँ बेटा बोल। I'm having problem breathing. Whenever I breathe, a sound of wheezing comes out. तो पेशेंट ने कहा कि मेरे को ना सांस लेने में प्रॉब्लम है, जब भी मैं सांस लेता हूँ मुझे क्या होता है, एक वीजिंग साउंड आती है। वीजिंग साउंड इज जस्ट लाइक सीटी की साउंड, ऐसे सीटी सी नहीं बजती हल्की सी। तो जब भी ये पेशेंट स्टार्ट सांस ले रहा है तो इसको ना वीजिंग साउंड आ रही है। तो वीजिंग साउंड एक यूनिक फीचर है। तो मेरे को थोड़ा शक हुआ कि इसको वीजिंग साउंड वाली कोई बीमारी है। ठीक है, इतना समझ आया। तो यो मैम। नोट्स लिख लो, तो अपनी कॉपी में लिखो वीजिंग साउंड, ये तुम लिख रहे हो साइंस एंड सिम्टम्स। ओके, लिखो सिर्फ वीजिंग साउंड पहला सिम्टम है। अब सेकंड लाइन पढ़ो कोई, पढ़ बेटा। Even if I get in contact in dusty air, it causes me discomfort. ये कह रहे हैं कि अगर ना मैं डस्टी एयर, जैसे बाहर मिट्टी उड़ रही है, अगर मैं उसके कांटेक्ट में आती हूँ ना तो मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को पता चला कि यार डस्ट से इसको प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम विद डस्ट। तो जनरली अगर किसी स्पेसिफिक चीज से प्रॉब्लम होती है अपन उसको एलर्जी वर्ड यूज कर देते हैं ना। यो मैम। तो मे बी एलर्जिक लिखो वहां पे अपने कॉपी में, मे बी एलर्जिक। पेशेंट वन का सिम्टम है कि वीजिंग साउंड आ रही है सांस लेते हुए, मे बी एलर्जिक है। थर्ड पढ़ो, एक पढ़ो। I cough a lot. अ कफ अ लॉट, ठीक है, मेरे को बहुत सारी खांसी आती है। चलो कफ अ लॉट तो कोई भी रीजन हो सकता है इसको कभी कभार सर्दी की वजह से भी खांसी आती है, कभी कभार एलर्जी की वजह से भी खांसी आती है। तो ये बहुत अच्छा सिम्टम तो नहीं है, इसको मैंने लिख रही। नेक्स्ट इज Chest feel heavy. चेस्ट फील हैवी, भरी भरी छाती लग रही है मुझे, है ना। हो सकता है बलगम फंसी हो, है ना। तो सर्दियों में अक्सर छाती भरी भरी सी लगती है। तो पेशेंट तो ऐसे ही बताता है ना नॉर्मल भाषा में, छाती भरी भरी लग रही है, दैट मीन चेस्ट फील हेल्दी हैवी। तो मेरे को इतना तो पता चल गया ना, देयर इज सम डिसऑर्डर व्हिच इज रिलेटेड टू लंग्स। इससे ये लग रहा है पता। yo मैम। यो मैम। लास्ट क्वेश्चन तो पूछोगे, डॉक्टर ने पूछा हाउ लॉन्ग यू हैव बीन सफरिंग, तो पेशेंट ने क्या जवाब दिया है? Long time suffering. More time लॉन्ग टाइम suffering. सफरिंग होती है तो वो क्रॉनिक डिसऑर्डर होते हैं या अक्यूट? Ma'am, chronic. Chronic disorder. देखो क्रॉनिक डिसऑर्डर। तो साइंस के बेसिस पे तुमने इतना इंफॉर्मेशन उससे निकाल ली, ठीक है, सिम्टम्स लिख लिए उसके। अब तुम क्या बोलोगे उसको कि एक काम करो एक्सरे कराओ, ठीक है। तो तुमने पेशेंट को एक्सरे के लिए भेज दिया। तो तुमने जब एक्सरे देखा तो ऐसा देखा, फीमेल का एक्सरे है मेल का? ब्रेस्ट दिखाई दे रही है, Yo मैम। दिस इज अ फीमेल एक्सरे, ठीक है। तो पेशेंट आपकी फीमेल है। अब आप ध्यान से देखिए, लंग्स दिख रहे हैं आपको, यो Yo मैम। ये बीच में आपको आपकी ट्रैकिया दिख रही है, Yes, ma'am. स्पेंड हो रही होगी यहाँ से, यहाँ पे ट्रैकिया, उसके बाद ये लंग्स है, यहाँ पे स्टर्नम है एक्चुअल में, ठीक है जी।
वो पीछे ना बैकबोन है जो आपको इस एक्सरे में दिखाई दे रही है, इसलिए आपको ऐसे ऐसे बीच में गैप दिख रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। स्टर्नम नहीं जा रही नीचे, तो मतलब ट्रैकिया नहीं जा रहा नीचे, ठीक है। अब देखो लंग्स के पास जो ये वाला साइड होता है, ये वाली यहाँ से जो पाइप पे जाती है, कौन सी होती है ये वाली? ब्रोंकी ब्रोंक्यूल? ब्रोंकी। पहले ब्रोंकी। हाँ, लास्ट में ब्रोंक्यूल होते हैं ना। तो ये ब्रोंकी ब्रोंक्यूल की डायरेक्शन होगी ये वाली। और जो एल्विलाई होती है वो जनरली आपको कॉर्नर्स में मिलती है। एल्विलाई वैसे भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ज्यादा अच्छे से दिखेगा नहीं, तो तुमको इसको देख के क्या लग रहा है, प्रॉब्लम किस पे दिख रही है, ब्रोंकी ब्रोंक्यूल या एल्विलाई? ब्रोंकी। ब्रोंकियोल्स में। कैसे, क्या दिख रहा है आपको? ये थोड़े धब्बे धब्बे से दिख रहे हैं ना। यस मैम। मैंने साइड व्यू देखा तो मेरे को यहाँ पे साफ साफ धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, है ना, कुछ इस तरीके की, राइट। और मेरे को कॉर्नर्स में नहीं दिख रहे, दैट मीन समथिंग रिलेटिव ब्रोंकी या ब्रोंकियल हो सकता है। एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे ब्रोंकी या ब्रोंकियल है, यहाँ से डॉक्टर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एल्वुलाई वाली लग नहीं रही रहेगी। तो तुम वहां लिख लो कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे तुमको क्या लगा कि ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल में कोई प्रॉब्लम है, राइट। यो मैम। तुमने क्या लिखा कि तुमने कंक्लूड क्या किया कि ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल में इन्फ्लेमेशन है। तो जो तुमको वाइट वाइट धब्बे दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल में। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हुआ है, देखो अगर ये नॉर्मल हेल्दी लंग्स थे तो ये इसमें होगी आपकी ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल, ऐसे पाइप है ना, तो ये लेट्स से ब्रोंकी है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है ये थोड़ी सूज गई, सूज गई, यही होती है ना इन्फ्लेमेशन। यो मैम। अगर ये सूज गई तो कैसे सूजी होगी, देखो मैं इसको फ्रंट व्यू दिखाऊं, ये मेरी ब्रोंकी है लेट्स से, ठीक है, दिस इज ब्रोंकी। अगर ये सूजेगी तो किस तरीके से सूजेगी, स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे हो जाएगा। जब सूजन होती है ना तो सेंटर का पार्ट कैसा हो गया, छोटा। छोटा। तो सेंटर का जो पार्ट होता है ऊपर, उसको क्या बुलाते हैं, ल्यूमन, खाली पार्ट। और अब ल्यूमन कैसा हो गया है, ल्यूमन नैरो। और ये कब होता है, जब कोई एलर्गन अंदर एंटर कर जाए। एलर्गन मतलब समथिंग दैट कॉज एलर्जी, राइट। यो मैम। और इसके केस में जैसे मिट्टी थी वो एलर्जी का काम कर रही थी, तो हमने कंक्लूड करा इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकियोल ब्रोंकियोल की, नैरो हो जाता है ल्यूमन का। इस बीमारी को हम बुलाते हैं, दिस इज नॉन एज एज्मा, ठीक है। अस्थमा को एज्मा बोलते हैं एक्चुअली, क्लियर। यो मैम। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। नीट 1 वालों ने क्वेश्चन नहीं किया था, 2 वालों ने कर लिया था, एक बार नीट 1 वाले भी कर ली। मैम सी ऑप्शन। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्गन एंड पॉल्यूटेंट्स, ये कह रहे हैं एयरबोर्न बहुत सारी एलर्गन्स बनने लग गए जो एयर में ट्रेवल करते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स हो गया, मिट्टी होगी, कुछ भी हो सकता है। एंड पॉल्यूटेंट, बहुत सारे लोग अर्बन एरिया मतलब शहरों में सफर कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से दैट कॉज वीजिंग। तो तुमने किससे पहचाना, वीजिंग से। वीजिंग सिस्टम में होती है एज्मा में, उनको पता चल गया एज्मा है। अब रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फिकेंट बाय नेमेटोसाइट्स, ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा। नो मैम। पैनिंग ग्रोथ इन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में जो म्यूकस की लाइनिंग होती है, नेजल कैविटी नाक की कैविटी में जो अंदर की तरफ लाइन होती है ना म्यूकस की, उसमें बैनिंग ग्रोथ हो जाती है, तो कैंसर वाला केस हो गया, ये तो नहीं बात कर रहे। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ब्रोंकियल होती है एज्मा में। यो मैम। proliferation of fibrous tissue and damage of alveolar wall, alveolar condition है एज्मा। नो मैम। आंसर वुड बी, पीछे जाऊंगी मुझे ढूंढना था करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर वुड बी सी। मेरा आंसर तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक मैं उसको साइड में लिख ना दूं, ऑलवेज राइट इन द साइड सी, ठीक है जी। यो मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेशेंट की बात करें। इसके बाद 40 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड पेशेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पेशेंट क्या बता रहा है, ठीक, पढ़ो यार फटाफट।
डॉक्टर मुझे बहुत जल्दी सांस चढ़ जाती है। शी इज सेइंग कि मुझे बहुत जल्दी सांस चढ़ जाती है। अब जैसे पे सीढ़ी चढ़ के आते तो थोड़े से तो हम भी हाफते हैं ना, हल्का फुल्का, यो ये मैम। लेकिन मुझको बहुत जल्दी सांस चढ़ती है। इट्स लाइक 2 सीढ़ी चढ़ी सांस चढ़ी, और इसको सांस थोड़ी ज्यादा तेज चढ़ती है। जैसे तुम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हो, इसको नॉर्मल होने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा चल भी रहा है तब भी इसको सांस चढ़ रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है। ठीक है, सेकेंड लाइन, सांस लेने में प्रॉब्लम है। सांस लेने में उसको प्रॉब्लम है, नॉर्मली सांस उसको आ ही नहीं रही, तो तुमको इतना पता चल गया जनरली कंडीशन किससे रिलेटेड होगी? लंग्स। लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकती हूँ मैं, हो सकता है ना बेटा, नाक से भी रिलेटेड हो सकता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल दूं? यो मैम। नेक्स्ट और लास्ट लाइन, सांस लेते हुए सांस नहीं आती कोई, मुझे तो सांस सही नहीं आती। ठीक है, तो तुमने पूछा होगा कि आपको वीजिंग साउंड आती है, वीजिंग साउंड आती है तो आपको पता चल जाता है ना एजमा है। तो पेशेंट ने मैम। बोला कि सांस लेते हुए साउंड तो नहीं आती, पर मेरे को तो सांस ही नहीं आती, तो मेरे को सांस ही नहीं आ रही, अब साउंड की बात कर रहे हो, मतलब उसको हाफने लग जाते हैं, वो कभी कभार सांस ही नहीं पड़ती, बिल्कुल हवा ही नहीं आ रही, सांस नहीं पड़ रही। तो जनरली आपने देखा होगा वो एंजाइटी के केस में भी होता है, लोगों को सांस नहीं पड़ती, फिर उसको खुली जगह में थोड़ा भेजा जाता है, लोगों को कहते हैं ना आसपास से हट जाओ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वो कह रहे हैं। अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डॉक्टर ने, डू यू स्मोक, तो पेशेंट ने क्या बोला? यस। यस। Yes. तो लिख दो वहां पे कि स्मोकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर लास्ट। तो डॉक्टर ने पूछा प्रॉब्लम कब से है, तो इसने क्या बोला? काफी टाइम टाइम से। और क्या बोला? पहले कम पहले कम था अब ज्यादा हो गया है। तो क्रॉनिक है एक्यूट है? क्रॉनिक। क्रॉनिक। ज्यादा टाइम से है तो वो क्रॉनिक है। ठीक है, पहले कम था अब ज्यादा होगा, तो जनरली बढ़ने के बाद लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, बट थोड़ा जल्दी चले जाना चाहिए, बेहतर होता है। तो अब इसको क्या करने के लिए बोलोगे तुम? एक्सरे। स्मोक ना करने के लिए। ये इसका एक्सरे। अब इसके एक्सरे में ना देखो, ये पाइप्स तुमको एकदम क्लियर दिखाई दे रही है काफी दूर तक। यो मैम। इसका एक्सरे, एक्सरे के भी थोड़े एंगल्स होते हैं ना, तो एक्सरे में यहाँ तो हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट पड़ा है यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होना। एल्वियोलाई तो दिखेगा नहीं, तो एक्सरे में जो पाइप्स है वो नॉर्मली दिखाई दे रही है, सूजन वाला केस तो नहीं लग रहा, और वैसे भी एजमा तो ये है नहीं, तो एक्सरे से कंफर्म हो जाएगा कि ये एजमा तो नहीं है। अभी तुम्हें एक्सरे बहुत अच्छे से पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन डॉक्टर बहुत आराम से बता देंगे कि एजमा तो नहीं है, इसकी पाइप्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, तो स्वेलिंग तो इसकी पाइप्स में है नहीं, तो ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल की कंडीशन है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये कंडीशन होगी एल्वुलाई की। ठीक है, एल्वुलाई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, सही से दिखेंगे नहीं आपको, इतना समझ आया? यो मैम। इसके केस में हुआ क्या है? इसके केस में क्या हुआ है कि जो नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो एल्वुलाई होते हैं वो कैसे दिखते हैं? एल्वुलर डक्ट होती है, उसके पास ऐसे लगे होते हैं, एल्वुलर सैक होते हैं, उसके आसपास ऐसे फूलों जैसा स्ट्रक्चर होता है एल्वुलाई का, एक्चुअली इस तरीके से बनते हैं ये। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है, एयर अंदर आती है, ऑक्सीजन भरी और बाहर चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो ना, तो एक कंडीशन आती है जिसको आप बुलाते हैं एम्फाइसीमा। नीट बहुत पूछता है। इसमें क्या होती है कि ये जो लंग्स है एल्वुला है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, एयर अंदर आती है तो वो उससे फूल जाते हैं, एयर बाहर निकलते हैं तो थोड़े से कम हो जाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। इम्फाइसीमा में क्या होता है कि ये जो एयर है ना, ये जो सिगरेट पीते हैं ना लोग, तो इनके अंदर ना ये जो धुआं होता है वो यहाँ के बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब धुआं यहाँ के बढ़ने लग जाता है ना, तो जो एल्वुलाई की इलास्टिसिटी होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज अ स्मोक। जब स्मोक भर जाती है तो इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वो वाला एल्वुलाई नॉर्मली आफ्टर अ टाइम काम करना बंद कर जाता है। तो अगर यहाँ एल्वुलाई में ऐसे नहीं एकदम से हो जाएगा, काफी टाइम तक जो स्मोकिंग करते रहते हैं उसमें एल्वुलाई के अंदर स्मोक भर जाती है, तो उसकी क्या हो जाती है? लूज इलास्टिसिटी। ठीक है, तो देखो इसमें लेट्स से इतना पार्ट लंग का काम करना बंद कर दिया, तो कितना परसेंट अब लंग काम करता है? ये जो बचा हुआ रीजन है ये नॉट वर्किंग, क्योंकि अगर एल्वुलाई में इलास्टिसिटी ने वो एक्सपेंड नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा, तो फिर गैसेस एक्सचेंज कैसे हो पाएगा ना, गैस अंदर जा ही नहीं रही है, क्योंकि स्मोक ने उस जगह को कवर कर लिया, तो थोड़े टाइम के बाद ये और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब इम्फाइसीमा जिसको होता है ना, धीरे धीरे वो लंग्स में फैलता चला जाता है, लंग्स काम करना बंद कर जाता है, तो देयर इज अ टाइम ना जब ये बंदा रेस्पिरेशन कर ही नहीं पाएगा, है ना ऐसा? यो मैम। और जैसे इसके अंदर ये हो रहा है ना, इसके एल्वुलाई ऑक्यूपाई हो रहे हैं एयर के साथ, वैसे सॉरी स्मोक के साथ,
वैसे वैसे इसमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी। पहले इसका पूरा लंग काम कर रहा है जैसे तुम्हारा, लेकिन एक जो स्मोकर है, चेन स्मोकर है, मतलब स्मोकिंग करता रहता है, उसके केस में उसका लंग जो है वो पूरी तरीके से काम ही नहीं कर रहा ना, इस वजह से इसको हाफने की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसका आधा लंग काम कर रहा था ना, तो ये सही से सांस नहीं ले पा रहा था। समझ आई बात? यो मैम। तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नथिंग बट एम्फाइसीमा। एक बार ये क्वेश्चन करके देखो। मैम ऑप्शन ए। Then option D. Okay. Which of the following option correctly represent the lung condition in asthma and emphysema respectively? तो पहले asthma की condition बताई जाएगी, फिर emphysema. तो asthma is a inflammation of bronchi and bronchiole and emphysema is a alveolar condition. इतना बता अपने को। यो मैम। पहले asthma देखना है तो asthma inflammation of bronchiole, ये लाइन सही है। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियल, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियल कहाँ से हो गया? नंबर थोड़ी बढ़ जाता है, ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस का इंक्रीज तो एज्मा है ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। डिक्रीज रेस्पिरेशन सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। नो मैम। मैम जो रेस्पिरेटरी सरफेस है एक्चुअल में जहाँ रेस्पिरेशन हो रही है, टॉकिंग अबाउट एल्वुलाई, तो एल्वुलाई की कंडीशन है एज्मा? नो मैम। नो मैम। सर एक्चुअली ए होता, हाफ में पता चल गया था, लेकिन एम्फाइसीमा देख लेते हैं। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, जो एल्वुलाई है वो इलास्टिसिटी खो देते हैं ना, तो रेस्पिरेटरी सरफेस तो डिक्रीज हो जाता है, तो ये लाइन सही है फॉर एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं होता, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल नहीं होता, इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल नहीं होती, तो आंसर वुड बी ए। ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग है ये, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है नीट में, तो आंसर वुड बी ए। लास्ट थर्ड पेशेंट आया, तो इस पेशेंट ने क्या बोला? मैं सिल्का रॉक्स को तोड़ता हूँ। हाँ, पत्थर में काम करते हैं ना, आपने तो पहाड़ों के बाद बहुत देखा होगा, पत्थर तोड़ रहे होते हैं, है ना? तो ये भी डिजीज कॉज करते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे ना पत्थरों को तोड़ता हूँ, इस थोड़ा सा एजुकेटेड था, उसने बोला सिलिका रॉक्स है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? मुझे छाती में दर्द छाती में रहती है। दर्द रहता है। चेस्ट में प्रॉब्लम है उसको, तो तुमको समझ कर आ गया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। यो मैम। मैम तुमने पूछ लिया कब से है? काफी टाइम से, ठीक है। तुमने इसका भी एक्सरे किया, इसका एक्सरे किया, तो तुमको क्या देखने को मिल रहा है? नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ, देखने को क्या मिल रहा है? मैं ब्रोंकियल एल्वुलाई नहीं पूछ रही, नॉर्मली क्या देखने को मिल रहा है? मैम जो उसकी रिब्स है वो भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। वो तो ये एक्सरे इस तरीके से लिया गया है, अंदर क्या दिख रहा है? एरो की? बोल बोल बोल। मैम क्या? धब्बे जैसे हैं। धब्बे जैसे नहीं? हाँ, किसने बोला ये? मैम दिव्यांशी ने। वेरी गुड दिव्यांशी बेटा। धब्बे जैसे है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में पूछ रहे, एक्चुअली थोड़ी आएगा तुमको रीड में बे, ये याद करने का तरीका है। धब्बे जैसे से मले हुए दिख रहे हैं तुमको, है ना? किसी और एक्सरे में था पहले एज्मा एम्फाइसीमा में? नो मैम। मुझे ये पता है कि वो दोनों तो नहीं है ये, तो धब्बे जैसे से दिखते हैं। तो होता क्या है कि जो सिलिका है ना, पत्थर, जब पत्थर टूटते हैं तो मिट्टी उड़ती है उस पत्थरों से, यस मैम। कुछ दिखती है, कुछ तुमको दिखाई नहीं देगी। तो कहीं पे पत्थर अगर टूट रहे हैं उसके पास से जाना तुमको ना थोड़ा अजीब सा लगेगा, एयर अजीब सी लगेगी वहां पे, क्योंकि वहां पे मिट्टी के कुछ पार्टिकल है जो बहुत टाइनी है, तुमको दिखते नहीं है, लेकिन जब सांस लेते हो ना तो छाती में चले जाते हैं। अब जो इस पत्थरों में काम कर रहा है ना, उसकी छाती में रोज जा रहे हैं, ठीक है, हर रोज उसके चेस्ट में जा रहे हैं। तुम तो कभी कभार निकल जाओगे, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके चेस्ट में रोज जा रहे हैं। तो ये सिलिका तोड़ रहा था, तो सिलिका इसके चेस्ट में रोज जा रहा है, ठीक है। सिलिका इसमें रोज जाएगा तो क्या होगा? अगर रोज सिलिका जाएगा यहाँ पर
तो यहाँ पे इरिटेशन कॉज होगी ब्रोंकी ब्रोंक्यूल के पास, होगी ना इरिटेशन कॉज। यो यो मैम इरिटेशन मैम। कॉज होगी ब्रोंकी ब्रोंक्यूल एल्वुलाई के पास, तो इम्यून सेल्स आएंगे, बॉडी के इम्यून सेल्स आएंगे ना, जहाँ इरिटेशन होगी उनका काम है आना यार। यस मैम यो यो तो यहाँ मैम। पर भाग कर आते हैं, क्योंकि एलर्जी से फील हो रही है ना, तो यहाँ पर आते हैं मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स आएंगे, मास्ट सेल आके क्या रिलीज कर देंगे, Histamine. हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन दो चीजें करता है, ध्यान से सुनना। अगर ब्लड वेसल हो तो उसको वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स, वेसो रिलैक्स रिलैक्स। वेक्सो डायलेशन, रिलैक्स का मतलब डायलेट करना होता है ना, यानी कि यो रिलैक्स। यो मैम करेक्ट, दैट इज करेक्ट। और लंग्स के अंदर वो क्या करता है, ध्यान से देखना क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, कि लंग्स के स्मूथ मसल को वो क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर देता है उनका। ओके, तो लंग्स के अंदर वो क्या करेगा, लंग्स के जो ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स, ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल स्मूथ मसल्स ही तो है, हम इसे थोड़ी रेगुलेट कर पाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल को, और क्या कर देता है, वहां पे हिस्टामिन रिलीज कर देता है, तो वर्सोडाइलेशन हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे तुमको थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग सी दिखने लग जाएगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग भी दिखेगी, और वहां के सेल पॉलीफरेट करने लग जाएंगे। पॉलीफरेट करने का मतलब होता है सेल माइटोसिस करके नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, तो छोटे छोटे तुम्हें गुच्छे जैसे दिखाई देने लग जाएंगे। समझ आई बात। यो यो मैम। तो क्या किया इसने, ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल के पास पॉलीफरेशन ऑफ द सेल्स हो गया, जिसकी वजह से गुच्छे बन गए, जो तुमको ये दिख रहे हैं ना मोटू मोटू से, धब्बे धब्बे से, ये गुच्छे बने हुए हैं, पॉलीफरेशन हो गया लंग्स के अंदर। समझ आई। और ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि इम्यून सेल्स वहां पर आ गए थे, क्योंकि सिलिका वहां आया था। ये बात समझ आई। यो 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 मैम। मैम जो बीमारी हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि वो उसका काम क्या था, उसकी वजह से बीमारी हुई है ना, काम की वजह से बीमारी हुई है ना ये टेक्निकली। यो यो मैम। बीमारी अपने काम की वजह से होती है, उसको अपन बोलते हैं ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशन मतलब काम। और कौन सी बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। समझ आई बात। यस मैम और इसमें सिलिका इन्वॉल्व है, तो इस डिजीज को हम बोलते हैं सिलिकोसिस। क्या बुलाते हैं, Silicosis. अगर सिलिकोस। पत्थर होता है, जैसे कोयले की खदान होती है तो नाम बदल जाता है, और किसी टाइप का पत्थर होता है या और कोई भी काम होता है जिसमें से धूल उड़ रही है, तो हम उसका नाम बदल देते हैं, लेकिन होता यही है। क्लियर है जी। यो यो मैम। यस मैम जैसे हुआ क्या, हार्डनिंग ऑफ द लंग टिश्यू, लंग के जो टिश्यू थे, अगर वहां पॉलीफरेशन हो जाएगी, गुच्छे बन जाएंगे, तो हार्ड हो जाएगा ना वो। और इसमें हुआ क्या था, कि फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर करके ऐसे गुच्छे बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को फिब्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है, यो यो मैम। अब बताओ आंसर इसका। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, सिलिकोसिस, वेरी गुड। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर ड्यू टू ऑक्यूपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। सिलिकोसिस ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, क्योंकि एक्सेसिव इनहेलेशन होती है सिलिका डस्ट की, लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उसमें, फाइब्रस टिश्यूज जो होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अपर पार्ट ऑफ द लंग बोल रहे हैं ये लोग। एंथ्रेक्स एंड बॉटुलिज्म तो बैक्टीरियल डिजीजेज होती है। ठीक है, इम्फाइसीमा आपकी एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ द ब्रोंक्यूल और एल्वियोलर सेक्स ऑफ द लंग। एबनॉर्मल डिस्टेंशन का मतलब होता है वो सही से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, राइट। ये वाला ट्राई 42 43। मैम सी. बेटा किसका 42 43 दोनों करके आंसर भेजना। सी क्या, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली, सुबह सुबह बिल्ली। No मैम. स्कूल है तुम्हारा अभी। यो यो मैम। यो मैम। मेरा नहीं है, मैं आधा घंटा और सोऊंगी Yes मैम, आपकी किस्मत. ना, मेरी किस्मत।
या कर्म अच्छे किया करो, तुम्हारी भी अच्छी हो जाएगी। मैंने कल इंस्टाग्राम उड़ा दिया। किस समय मिलेगा मुझे कुछ करने का? आज आज हम क्लास में तुमको और नोट्स भेजूंगी कार्डियक सिस्टम के। हाँ, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बेटा क्रॉनिक बोला है, कॉज बाय मेनली सिगरेट स्मोकिंग। मेनली सिगरेट ऐसा नहीं है, और किसी से नहीं होता, और भी चीजें इन्वॉल्व होगी। सिगरेट को हम ज्यादा ब्लेम करेंगे क्योंकि सिगरेट रिस्पॉन्सिबल है। तो सिगरेट स्मोकिंग वाली कौन सी डिसऑर्डर था? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा। वेरी गुड, मैंने बोला था एम्फाइसीमा में क्वेश्चन आता है। सी इज करेक्ट। इससे बचाना, क्रॉनिक है, इससे कंफर्म हो गया। एजमा में भी एट्रीब्यूटेड बाय, एजमा किसकी वजह से हो सकता है? ड्यू टू एजमा इज एन एलर्जिक रिएक्शन ना? यो मैम। इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया इन्फ्लेम होता है। नो मैम। जब बिकॉज ब्रोंकियन ब्रोंकियल ने दिया तो ट्रैकिया पे टिक मत कराना, बहुत साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है। एजमा देखो कौन से पेज नंबर पे एजमा? 275। 275 में सबसे पहले डिजीज एजमा, और वहां लिखा है ना ब्रोंकियन ब्रोंकियल, अंडरलाइन कर दो उसको। ये गलत हो गया। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग, लंग्स में जो पानी भर जाता है वो तो निमोनिया होता है, ये थोड़ी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द नर्व, निमोनिया। एलर्जिक रिएक्शन, हाँ एस्थमा एलर्जिक रिएक्शन तो है। और द मास्ट सेल्स इन द लंग्स, एलर्जिक रिएक्शन है, जहां एलर्जिक रिएक्शन होगा मास्ट सेल्स तो आएंगे, यो मैम। यहाँ भी आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी वो क्या करते हैं वैसे, वो क्या करेंगे? लंग्स के ब्रोंकियन ब्रोंकियल को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। बेटा मैंने अभी बोला था ना कि मास्ट सेल क्या करते हैं? रिलीज करते हैं हिस्टामिन, और हिस्टामिन दो चीजें कर सकता है। ब्लड वेसल्स को वो रिलैक्स रिलैक्स डायलेट करता है, लेकिन लंग्स के स्मूथ मसल्स ब्रोंकियल ब्रोंकियल को वो क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट, यस। ल्यूमन इसलिए डिक्रीज भी हो जाएगा, है ना? आंसर वुड बी डी। तो एजमा के साथ ये लाइन लिख लो अपने एनसीईआरटी में, डी वाली लिखो। एजमा के साथ डी वाली लाइन लिख लो एनसीईआरटी में। नीट की स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन आ सकता है। 2016 बहुत पुराना तो नहीं है। डन। यो मैम। देखो क्रॉनिक, अब देखो एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव भी है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्लॉकेज होना, ब्लॉकेज हो जाती है ना, क्योंकि एम्फाइसीमा के केस में एल्वोलाई सही से काम नहीं कर पा रही, एल्वोलाई ब्लॉक हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें धुआं भर गया। ठीक है, तो एम्फाइसीमा क्या गया एनसीईआरटी में लिखो, इट इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी भी लिखते हैं हम इसके लिए, लिखो। ये जो वर्ड लिखे है ना, ये जो पैराग्राफ लिखा है, ये एम्फाइसीमा क्या गया अपने एनसीईआरटी में लिखो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से आगे लिखो, अभी लिखो। अच्छी एक्सप्लेनेशन है ये, बहुत साइंटिफिक वर्ड्स दे रखे हैं इसमें। एब्नॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ द ब्रोंक्यूल, इसका मीनिंग लिख देती हूँ। डिस्टेंशन को एक तरह से स्वेलिंग बोल लेते हैं, नॉर्मल स्वेलिंग। लिखो इसे। लिख लिया? यो मैम। देखो एजमा से रिलेटेड यहाँ पे भी देखो, एक्सप्लेनेशन पार्ट ना अच्छा होता है, वो आपको और नए नोट्स दे देता है। एजमा में बोल रहे हैं क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन है, कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगी? आईजी। IG. एजमा है ना आपकी कॉपी में, बुक में माउस के साथ में लिख दो, इन्वॉल्व आईजीई। ब्रोंक्यूल का ल्यूमन कम हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कॉम्प्रेस ऑफ ब्रोंक्यूल, कंप्रेशन हो गया ब्रोंक्यूल।
डन? मैम। ठीक, ये नॉर्मल लेबलिंग है, चेक कर सकते हो। इस पिक्चर में तुम देख सकते हो दिस इज द रिब्स, अंदर है आपके लंग्स, और लंग्स की यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन है जो लंग्स को कवर कर रही है। ठीक है, अगर एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखोगे तो इरेगुलरली शेप्ड इसमें आपको दिखाई भी देंगे। ओके, ऑलराइट, दैट वाज ऑल डिजीज वाला पार्ट। किसी को कोई डाउट बेटा? No. No, ma'am. मैम बहुत सारे